मैं आपको देता हूं, जरा सोचिएगा सर्कुलर मोशन क्या है। इसमें हम डायरेक्टली आने से पहले कुछ लोगों को लग रहा है सर्कुलर मोशन मतलब सर्कल में घूमने, उसी को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। बात सिर्फ उतनी नहीं है, वो भी है बट उतनी नहीं है। तो हम लोग थोड़ा दूसरे तरीके से पढ़ें। आपको पहले मैं एक सिचुएशन देता हूँ और उसमें आप मैं जो कहूंगा उसको ऑब्जर्व करेंगे। ध्यान से सुनना। मान लो जैसे ये कोई सीधी सड़क है, ठीक है ना, अपने अपने घर के सामने की सड़क मान लो, और इस सड़क पे मान लो जैसे वो कोई आपका फ्रेंड है जो यहाँ पे बाइक या कार से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और पता है ये मस्त 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। इसकी स्पीड भी मैंने डिफाइन कर दी, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। अच्छा मेरे को ये बताओ कि ये जो मतलब नाम रख देते हैं यार इसका बी, ये बी वाला जो बंदा है वो किस पाथ को फॉलो कर रहा है? इसका पाथ कैसा है बोलो? लीनियर। हाँ लीनियर, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। अब देखो पता है, ध्यान से देखना, स्ट्रेट लाइन पाथ, बी तो जा रहा है और लेकिन इसको ऐसे जाते हुए आप पीछे से देख रहे हो, खड़ा होके देख रहे हो, यहाँ पे खड़े होकर के और देख रहे हो। और मान लेता हूं कि एक और तीसरा भी फ्रेंड है जो इसी बी को कहीं यहां से देख रहा है, वो यहां से देख रहा है सी, ठीक है। चलो मेरे को ये बताओ, बी आपने बोला कि स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा है, मैं बताऊं ए के लिए बी स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा है, मगर सी के लिए बी स्ट्रेट लाइन पाथ में नहीं जा रहा है। क्या आपको ये बात महसूस हो रही है? बोलो, मैंने क्या यस सर। यस है ना, ए के लिए ये जो बी का पाथ है वो स्ट्रेट लाइन है, बट सी के लिए बी का पाथ स्ट्रेट लाइन है। क्यों? पीछे से खड़ा होकर देखेगा वो ऐसे जा रहा है तो उसकी मुंडी एकदम उसी हालत में रहेगी, किसकी? ए की। उसको अपनी मुंडी घुमानी नहीं पड़ी तो उसको लगेगा कि वो सीधा जा रहा है। बट अगर सी को कहो कि तुम जरा देखो कि बी कैसे चल रहा है, तो क्या इसको अपनी मुंडी घुमानी पड़ेगी कि नहीं? बताओ जरा, अच्छा बोलो, बोलो भाई। यस सर। और यस सर। अगर किसी भी, ध्यान से सुनना, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को देखने के लिए आपको अपनी मुंडी घुमानी पड़ी तो इसका मतलब उसका पाथ कोई स्ट्रेट लाइन उस ऑब्जर्वर के लिए नहीं है, राइट? वो फिर कर्व पाथ में चल रहा है, ठीक है ना, वो कर्व पाथ में चल रहा है। तो देखो बात क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा होता है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन, ठीक है। ऑब्जर्वर कौन उसे देख रहा है, कहां से देख रहा है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका पाथ जो है वो किस तरह का है। तो पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए और ये बात को कॉपी में लिखिए। सर्कुलर मोशन चैप्टर था, सबसे पहले नीचे लिखो पहली लाइन, देखो पाथ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, देखो पाथ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल डिपेंड्स ऑन, path of a moving particle depends on the position of observer. Path of a moving particle depends on the position of observer. For example, ये डायग्राम बनाइएगा। इन दिस डायग्राम, फॉर एग्जाम्पल इन दिस डायग्राम, ये जो डायग्राम है ना इसी को भी बना लेना बाद में, पहले लिख लो। फॉर एग्जाम्पल इन दिस डायग्राम पाथ ऑफ पार्टिकल बी, for example in this diagram path of particle b for the observer a, is a straight line, but for the observer c, it is not straight line। क्या है, मैं उसका नाम नहीं रख रहा हूं बट ये कंफर्म है कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। इट इज नॉट a straight line, it is not a straight line। चलिए यहां तक सबने नोट कर लिया, आगे बढ़े, बोलो। यस सर। अब देखो मेरा दूसरा सवाल है आपसे, ध्यान से सुनना, दूसरा सवाल सुनना। ये सी की बात मैं कर रहा हूं बी के लिए, बी को देख रहा है कौन? सी ने अपनी मुंडी घुमाई, बी चलता जा रहा है, मान लो 1 मिनट की समझ लेना कि चलता जा रहा है और ये रोड बहुत दूर तक इसे दिखाई देगी, कोई घर और बीच में आता नहीं है, मतलब ये बढ़िया उसको देखता रहेगा, ऐसी सिचुएशन है। मेरे को ये बताओ कि जब ये बी ऐसे जा रहा होगा, ऐसे सीधे सीधे ऐसे जा रहा है और सी उसी को अगर देख रहा है तो इसके मुंडी घुमाने की स्पीड स्लो रहेगी, मतलब कांस्टेंट रहेगी, घटती जाएगी या बढ़ती जाएगी? कौन बता रहा है? फिर से समझ, बढ़ती जाएगी। क्या होगा? फिर से बोलो, क्या बोला? डिक्रीज होती जाएगी ना। डिक्रीज होती जाएगी, एकदम सही बात है। जैसे जैसे ये आगे जाएगा वैसे वैसे इसकी जो मुंडी घुमाने की रफ्तार है वो स्लो होती जाएगी। देखो बात को समझना,
जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए सपोज दैट कि वो यहाँ है और ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 1 सेकंड बाद वो कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, और ये डिस्टेंस कितना होगी 10 मीटर। एक सेकंड बाद उसकी डिस्टेंस ये कितनी होगी 10 मीटर। मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये बी और यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस कितनी होगी 10 मीटर, इतनी सी डिस्टेंस 10 मीटर। और यहाँ पे टाइम 0 है, यहाँ पे टाइम कितनी है 0 है, यहाँ पे टाइम कितनी है 1 सेकंड, टाइम यहाँ पे कितनी है 1 सेकंड। तो 1 सेकंड पे ये कितनी दूर चल के गया 10 मीटर। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड मैंने कितनी दिया था 10 मीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड मैंने कितना दिया था 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये डेटा तो आप देख करके समझ ही जाओ 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, या मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा। ठीक है, अब मैं t इक्वल टू 0 पे इसकी मुंडी की डायरेक्शन देखूं तो वो ये है, t इक्वल टू 1 सेकंड पे देखोगे तो वो इस लाइन में देख रहा होगा। ठीक है ना, अगले 1 सेकंड बाद मैं अगर यहाँ पे देखूं तो आ चुका होगा ये बंदा। अगले 1 सेकंड बाद मतलब जब टाइम 2 सेकंड हो चुकी होगी तो यहाँ पे आ चुका होगा। और ध्यान से देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस अगेन कितना होगी 10 मीटर। इसकी डिस्टेंस कितना होगी 10 मीटर। मेरे को ये बताओ कि इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल? बोलो। कांस्टेंट है। हाँ, लीनियर वेलोसिटी। अब यहाँ पे आपने ध्यान दिया क्या, मैंने लीनियर वेलोसिटी बोला, वेलोसिटी नहीं बोला। लीनियर वेलोसिटी का मतलब ये वाली वेलोसिटी जिससे वो वास्तव में मतलब ऐसे चलता जा रहा है, जितनी लेंथ चल रहा है 1 सेकंड में, दैट इज लीनियर वेलोसिटी, है ना। ये वास्तव में ये जो फार्मूला होता है ये लीनियर वेलोसिटी का होता है। अब एक चीज देखो कि t इक्वल टू 0 पे इसकी मुंडी यहाँ पे, t इक्वल टू 1 सेकंड पे यहाँ है, t इक्वल टू 2 सेकंड पे इसकी मुंडी यहाँ होगी, यहाँ होगी। अगर मैंने ये डायग्राम बहुत ढंग से बनाया हो ना, अगर मेजर कर करके बनाया हो, तो आप में से कोई भी मेरे को बता सकता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर मैं इसको θ1 नाम दूं और इसको θ2 नाम दूं, तो जरा मेरे को बताओ कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। ध्यान से देख के बताओ। θ2 छोटा होगा, θ1 बड़ा होगा। बिल्कुल, θ2 इज लेस देन θ1, θ2 इज लेस देन θ1। अब एक टर्म देखो इस ऑब्जर्वर के लिए जब ये बंदा यहां से यहां गया तो ये जितना एंगल मुंडी घूम गई, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल फॉर दिस ऑब्जर्वर। इस थीटा को हम क्या कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा को हम क्या कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपके सामने, ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, वास्तव में इसको हमको कहना चाहिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट। बट अभी के लिए जितना एंगल कोई पार्टिकल चल के गया उसको हम क्या कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसकी यूनिट क्या आएगी रेडियन पर सेकंड, सॉरी रेडियन। इसकी यूनिट क्या आएगी भाई रेडियन, एंगल की यूनिट रेडियन होती है ना, तो इसलिए इस थीटा की जिसको कि हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं इसकी यूनिट क्या होगी रेडियन होगी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो ये θ1 ये θ2, और आप ध्यान से देखिए तो θ1 बड़ा है θ2 से, राइट, θ1 बड़ा है θ2 से। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि जैसे जैसे ये बंदा आगे जाएगा वैसे वैसे इसकी मुंडी घुमाने की रफ्तार क्या होती जा रही है स्लो होती जा रही है। ठीक है, पहले वो ज्यादा एंगल घुमाना पड़ा, फिर कम, फिर और आगे जाओगे तो और भी कम, बिल्कुल बहुत दूर चला जाएगा तब तो ये बहुत स्लो स्लो मुंडी घुमा रहा हो, राइट। तो एक टर्म हो गया थीटा, थीटा क्या कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एक दूसरा टर्म होगा जिसे हम कहेंगे डी थीटा बाई डी टी। ये डी थीटा बाई डी टी क्या होगा पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि 1 सेकंड में कितना एंगल ये मुंडी घुमा रहा है। देखो ध्यान से 1 सेकंड में ये बंदा कितना मुंडी घुमा रहा है ये कैसे पता चलेगा डी थीटा बाई डी टी से पता चलेगा कि नहीं, सोच के देखो, बोलो। यस सर। भाई आप बताइए, देखो जैसे मान लो 1 मिनट की समझो, जैसे मान लो ये यहां से यहां गया तो कुछ तो एंगल ही घूमा और कुछ टाइम भी लगी, ये बंदा कुछ एंगल घुमा और कुछ टाइम भी लगी। तो dt टाइम में d थीटा एंगल घूमा, तो 1 टाइम में कितना एंगल घूमता दैट इज d थीटा बाय dt, d थीटा बाय dt। तो d थीटा बाय dt कंप्लीट ये रेशियो क्या इंफॉर्मेशन देती है 1 सेकंड में जितना मुंडी घुमानी पड़ी। ठीक है, इसी को हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इस d थीटा बाय dt को हम क्या कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंड इसका सिंबल होता है ओमेगा। जैसे इसका होता है लीनियर वेलोसिटी, राइट, वैसे ही इसका क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, और इसका सिंबल क्या होता है ओमेगा होता है। तो चलो देखो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी,
ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। ओके, एंड इसी का नाम होता है क्या चीज? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, इसकी यूनिट क्या होगी देखो, रेडियन पर सेकेंड। व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर वेलोसिटी? तो आंसर है एंगल कितना स्लो या कितना फास्ट बन रहा है। कोई चीज अगर एंगल बना रही है किसी ऑब्जर्वर के लिए, मान लीजिए कोई चीज किसी ऑब्जर्वर के लिए एंगल बना रही है, तो एंगल बहुत तेज बन रहा है या एंगल बहुत स्लो स्लो बन रहा है, ये किससे पता चलता है? ओमेगा से। ओमेगा रिप्रेजेंट्स कि कितना तेज एंगल बन रहा है या कितना स्लो एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड क्या? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। जरा मेरे को ये बताओ कि अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं और इस लास्ट के पॉइंट पे देखूं, अगर मैं स्टार्टिंग के पॉइंट पे देखूं और मैं आखिरी के पॉइंट पे देखूं, ओमेगा कहां पे कम है और कहां पे ज्यादा, बताओ। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। मैं अगर ये स्टार्टिंग के पॉइंट पे देखूं और मैं अगर आखिरी के पॉइंट पे देखूं, तो ओमेगा कहां पे कम है और कहां पे ज्यादा? तब थीटा 1 पे ज्यादा होगा। थीटा 1 पे नहीं बेटा, एक पॉइंट पे, सुनो तो बात को, डी डी थीटा बाई डी टी। कोई जरूरी थोड़ी है कि एक सेकंड के लिए ऑब्जर्व, है ना, मतलब इंस्टेंटेनियस ऑब्जर्वेशन करो। भाई यहाँ पे भी जब वो ऐसे भागा तो आपने एंगल ये ऐसे घूम तो गया ही होगा ये थोड़ा बहुत। यहाँ पे जो उसकी रफ्तार है एंगल बनाने की, और जो आखिरी में रफ्तार है, आगे जाने के बाद उसकी रफ्तार स्लो हो रही है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में इसकी ओमेगा जो है ना, वो धीरे धीरे करके डिक्रीज कर रही है। मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। ठीक है, मतलब फॉर ऑब्जर्वर सी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी डिक्रीजेस। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। बाकी का कोई बच्चा आंसर नहीं कर रहा है, इसका क्या मतलब मैं समझूं कि सब समझ गए कि कुछ नहीं समझे, या क्लास बंद किया जाए? बोलो। सर मतलब ओमेगा बी पे ज्यादा होगा और एंड पे कम होगा ना? हाँ बिल्कुल यही बात है, ओमेगा बी पे ज्यादा होगा और एंड पे कम होगा। और जैसे जैसे ये पार्टिकल आगे जा रहा है, हम कह सकते हैं कि इसका ओमेगा धीरे धीरे करके क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। सीधी सी बात, ठीक है, ओमेगा धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। चलो, तो अब देखो मेरे को एक बात बताओ, इसकी लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट थी कि वेरिएबल? कांस्टेंट। कांस्टेंट। लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट थी। इसकी एंगुलर वेलोसिटी ऑब्जर्वर सी के लिए कांस्टेंट है कि वेरिएबल? वेरिएबल। ये चमत्कार है ना, देखो तो सही, ये चमत्कार है। यानी इसकी एंगुलर वेलोसिटी वेरिएबल है भाई, और लीनियर वेलोसिटी जबकि कांस्टेंट थी। ठीक है, अब ये बातें धीरे धीरे करके बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने लगेंगी, इसलिए ध्यान से सुनते रहना। एक बात और, इस पॉइंट बी की एंगुलर वेलोसिटी ऑब्जर्वर ए के लिए कितना होगी? कांस्टेंट। जीरो। कांस्टेंट भी नहीं होगी, जीरो होगी। अरे भैया एक बात बताओ, क्या इस ए के लिए इसने कभी एंगल बनाया क्या? बोलो। नो सर। अब जब इसने एंगल ही नहीं बनाया, तो काहे का चेंज इन एंगल और काहे का चेंज इन टाइम? आप ऐसे समझो कि जब ये एंगल बनाया ही नहीं तो चेंज इन एंगल जीरो। ये चेंज इन एंगल है ना, और चेंज इन एंगल को जीरो करोगे तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। तो ओमेगा जो है तभी होता है जब एंगल बनता है, मतलब कोई भी मोशन ऐसी हो जिसने एंगल बनाया, तब तो ओमेगा आएगा, नहीं तो ओमेगा ही नहीं होगा। बात खत्म, ठीक है ना। तो इसका ओमेगा जो है वो यहाँ से आगे जाते टाइम डिक्रीज कर रहा है। अब एक नए टर्म से इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, सुनना ध्यान से। तो ओमेगा का मतलब हो गया एंगुलर वेलोसिटी, और मैं यहाँ पे कुछ लिखने वाला था, ये क्या था? तो ये था कि हाउ फास्ट, यहाँ देखो एंगुलर वेलोसिटी क्या रिप्रेजेंट करती है, तो हाउ फास्ट, थोड़ा दूर लिखता हूँ, एंगल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाउ फास्ट एंगल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब क्या हो गया? विद रिस्पेक्ट टू, और आगे मैंने क्या लिखा? टाइम। ओमेगा का सीधा मतलब ये है, ठीक है, कि कहीं पे भी एंगल कितना जल्दी जल्दी बदल रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को हम कहते हैं ओमेगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा एक चीज है, आप ही ने अभी थोड़ी देर पहले मेरे को सजेस्ट किया है, मतलब सभी ने ये बात ऑब्जर्व किया है कि जब ये बंदा यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसका ओमेगा जो है वो चेंज हो रहा है, इनफैक्ट उसका ओमेगा डिक्रीज कर रहा है। तो एक दूसरा टर्म भी तो हो सकता है कि फिर एक सेकंड में ओमेगा कितना चेंज हो रहा है। ठीक है भाई, एक अगली कैलकुलेशन ये भी तो हो सकती है ना कि एक सेकंड में ओमेगा कितना चेंज हो रहा है, ये तो बताओ। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे आप कह रहे हो ज्यादा है, यहाँ पे कह रहे हो ओमेगा की वैल्यू कम है, तो यहाँ से यहाँ एक सेकंड हो गया, एक सेकंड में ओमेगा की वैल्यू में कुछ तो चेंज होगा।
मैं एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, ओमेगा की बात कर रहा हूँ। तो 1 सेकंड में जो ओमेगा जितने से चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये वही बातें हैं, देखो यहाँ पे, ये लीनियर एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? रेट मतलब ये रेट है इसका बदलने का, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का। एंगुलर वेलोसिटी भी तो रेट है, किसके बदलने का? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। मतलब वहां पे सारे टर्म्स लीनियर थे, यहाँ पे सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे? एंगुलर। एंगुलर शब्द हम वहां जोड़ते हैं जहां पे हमें एंगल का एहसास होता है, लीनियर शब्द हम वहां जोड़ते हैं जहां पे लेंथ का एहसास होता है। कोई चीज चल रही है और उसमें लेंथ टाइप की बातें हमको दिख रही है, तो उसको हम लीनियर शब्द से एसोसिएट करते हैं। जहां हमें एंगल नजर आने लगा उसमें हम साथ साथ सीधे सीधे क्या जोड़ेंगे? एंगुलर, और सारे के सारे एंगुलर पैरामीटर्स मेजर करेंगे, राइट? और उनके लिए फार्मूले हम बना रहे हैं यहाँ पे। तो ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी, अनदर टर्म इज गिवन बाई क्या? देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, दैट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए जो सिंबल होता है दैट इज अल्फा। तो अल्फा कुछ ऐसे ही बनता है, याद करिए, अल्फा को हमने यू बनाया और ये अल्फा कुछ और नहीं डी ओमेगा बाई डी टी होगा, डी ओमेगा बाई डी टी। देखो फार्मूले रटने से नहीं होगा, जब तक इनकी पूरी बात आप महसूस नहीं करोगे ना, रियलिटी में ये टर्म्स क्या कह रहे हैं, तब तक आपसे क्वेश्चंस नहीं होंगे। इसलिए ये नहीं कि कोई बच्चा फार्मूला रट लिया तो उसका काम हो जाएगा, फार्मूले तो सबको रट लेते हैं। फिर से समझ लो, अल्फा का मतलब है 1 सेकंड में ओमेगा जितने से चेंज किया, दैट इज अल्फा। जैसे कोई पार्टिकल चल रहा है, उसकी वेलोसिटी, तो उसकी वेलोसिटी 1 सेकंड में जितने से चेंज करती है उसी को आप एक्सेलरेशन कहते हो। ऐसे ही उसकी एंगुलर वेलोसिटी जितने से चेंज करेगी 1 सेकंड में, उसी को हम क्या कहते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है? अच्छा, इसी को एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग जो है यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट होगी, ध्यान से देखो, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है? एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? तो हाउ फास्ट एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है? हाउ फास्ट एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस, सर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए शायद। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगा, राइट? बिल्कुल सही है। तो हाउ फास्ट एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है भाई? यहाँ मैंने क्या लिखा था? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो हमने आपको स्टार्टिंग में 3 वेरिएबल से इंट्रोड्यूस कराया, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक एंगुलर वेलोसिटी और एक एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है? तो अब तक की क्लास में मैं यही समझाने की आपको कोशिश किया हूँ कि ये तीनों चीजें क्या है। और एक बात और है, आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। देखो, ये तो सही है, मान लो जैसे सीलिंग फैन होता है, छत के ऊपर फैन जो लगा होगा आपके कमरे के अंदर, जो घूम रहा होगा, जब वो घूमता है तो क्या आपको लगता है? डिस्टेंस का एहसास होता है कि एंगल का? बोलो, एंगल का। वहां पे आप ये तीनों टर्म्स डिफाइन कर सकते हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। बताता हूँ कैसे। जब कोई भी चीज, आपको इतना भी पता होगा शायद, आई थिंक, कोई भी चीज पूरा एक राउंड घूमती है तो कितना एंगल बनाती है? किसी को पता है क्या? कोई भी चीज एक राउंड घूम रही है 360 डिग्रीज। 260 डिग्री। 360 360 डिग्री, या उसी को 2 पाई रेडियन भी कहते हैं, इसको भी ध्यान रखना। 360 डिग्री या उसी को हम 2 पाई रेडियन भी कहते हैं, ठीक है? ये रेडियन का और डिग्री का कन्वर्जन हो जाएगा इससे। तो 2 पाई रेडियन का एंगल घूमता है जब कोई भी चीज घूमती। तो आपकी छत के ऊपर जो सीलिंग फैन जो लगा होगा, वो जब घूम रहा है, तो ऐसे समझ लो, जब वो एक चक्कर घूम रहा है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2 पाई। उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2 पाई रेडियन। 2 चक्कर घूम जाएगा 4 पाई रेडियन, 3 चक्कर घूम जाएगा 6 पाई रेडियन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका हमेशा बढ़ता जा रहा है, वो कभी भी घटता नहीं है। जबकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो देखोगे घूम के वापस वहीं आ जाएगा, कोई भी स्टार्टिंग का पॉइंट लो, घूम के वापस वहीं आ जाएगा। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट उसका हमेशा क्या हो जाएगा? 0। बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका हमेशा हो रहा है। अब देखो, आप एक चीज सोचो, मान लो आपका फैन रुका हुआ था, आपने स्विच को ऑन किया, तो वो धीरे धीरे करके स्पीड पकड़ता है। उस समय उसकी क्या बढ़ रही है? आंसर है ओमेगा, क्योंकि उसकी स्पीड, ओमेगा का मतलब उसके घूमने की रफ्तार, कितना जल्दी जल्दी घूम रहा है, कितना जल्दी जल्दी एंगल बना रहा है, दैट इज ओमेगा, राइट? तो ओमेगा कब बढ़ रहा है? जब आपने स्विच को ऑन किया। चलता हुआ फैन स्विच ऑफ कर दो, उसका ओमेगा वैल्यू घट रहा होगा। देखो, ओमेगा की वैल्यू धीरे धीरे करके क्या हो रही होगी? डिक्रीज कर रही होगी। अब सोचो यहाँ पे कि ओमेगा जब चेंज हो रहा था, मतलब जब आपने स्विच को ऑन किया, तो जब ओमेगा बढ़ रहा होगा,
तो हर सेकंड कितने, क्योंकि पंखे को फुल स्पीड पकड़ने के लिए 2-4 सेकंड लगते होंगे, उतने पूरे ड्यूरेशन में ओमेगा बढ़ता चला गया। हर सेकंड कितना ओमेगा चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, उसको हम कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। ओमेगा बढ़ रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव, राइट। ओमेगा अगर घट रहा है, जैसे स्विच ऑफ कर दिया उस टाइम पे, तो उस समय एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव, जैसे होता है ना एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, ठीक उसी तरीके का। तो जो 3 चीजें आपने यहाँ पे पढ़ा था ना कहीं कहीं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, सेम तरह की तीनों चीजें यहाँ पे एंगुलर मोशन के टाइम पे भी होती है। अभी मैं सर्कुलर मोशन पे नहीं आया हूँ, अभी मैं यहाँ पे आपको एंगुलर वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक काम करो, इनको लिखते नहीं है, टॉपिक लगाइए एंगुलर पैरामीटर्स, टॉपिक लगाइए एंगुलर पैरामीटर्स, एंगुलर पैरामीटर्स। ये डायग्राम तो बना लिया होगा आई थिंक, क्यों? यस सर। तो एंगुलर पैरामीटर में फटाक से ये लिखो थीटा, ये लिखो ओमेगा और ये लिखो अल्फा, ये तीनों बातें लिखिए। सर ये सब लिख लिया है जो आप बोल रहे थे। चलो, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, अब ये सारी बातें लिखने के बाद कहीं पे ये जो लिखा है ना, इसको भी नोट कर लेना साइड में, कॉपी में ऐसे लाइन खींच लो और इधर ही लिख लो 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है। अब देखो, रख करें इसको, कोई नोट कर रहा हो तो बता देना, रुक जाऊंगा, अदरवाइज मैं रख करता हूँ। अरे एक मिनट सर। लिख लिया? बोलो प्रशांत। जी सर। चलो ठीक है, अगर लिख लिया तो हम लोग जो है वो चीजों को आगे बढ़ाते हैं और नीचे कुछ नोट पॉइंट में लिखते हैं। देखो, होता क्या है कि थीटा, ओमेगा एंड अल्फा, थीटा, ओमेगा एंड अल्फा, अब मैं पूरा नाम आपको नहीं बोल रहा हूँ, सबको पता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन आर कॉल्ड, क्या लिखने वाला हूं, बट पहले पूछ लेता हूं, मेरे को एक बात बताना, ओमेगा का नाम क्या था? एंगुलर वेलोसिटी। कोई जल्दी बताइए, स्केलर होना चाहिए कि वेक्टर? वेक्टर। थीटा, थीटा भी वेक्टर होना चाहिए, ओमेगा भी वेक्टर होना चाहिए और अल्फा भी वेक्टर होना चाहिए, और हर एक वेक्टर की अपनी एक डायरेक्शन होती है, ठीक। तो अगर जैसे मान लो सपोज दैट कि कोई पंखा है, जैसे फैन है, फैन का कोई पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट, ये ऐसे घूम रहा है, सबको पता है वो सर्कल में घूमता हुआ नजर आता है। फैन का कोई भी पॉइंट कैसा घूमता हुआ नजर आता है? सर्कल में घूमता हुआ नजर आता है। यहाँ है तो ऐसे घूम रहा होगा मान लो, ठीक है ना, कोई भी चीज है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर सेंटर पे खड़ा होकर कोई बंदा अगर इसको देखेगा तो उसको सर्कल में घूमते हुए ऑब्जेक्ट में, कैसे समझिए, कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, सेंटर पे बैठ करके अगर कोई देखेगा तो कहीं ना कहीं इस सेंटर पे बैठे हुए आदमी को इस पार्टिकल को देखने के लिए बार बार अपनी मुंडी घुमानी पड़ेगी, मतलब एंगल बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसकी मोशन इसके लिए क्या हो जाएगी? एंगुलर मोशन, यानी वो एंगुलर वेरिएबल्स डिफाइन करेगा, थीटा, अल्फा एंड ओमेगा। मेरे को एक बात बताओ, इन दिस डायग्राम व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ थीटा? ये जो डायग्राम है इसमें थीटा की डायरेक्शन क्या है किसी को पता? अगर ये सर्कुलर डायरेक्शन होती है, हाँ? The 360 degrees. अरे डायरेक्शन पूछ रहा हूँ, ये सुनो तो सही, डायरेक्शन पूछ रहा हूँ, डायरेक्शन थीटा की It's a straight line. एक लाइन किधर? स्ट्रेट लाइन मतलब किधर? इधर ऐसे? So नहीं सर, नहीं सर, आप कह रहे हैं ना कि जो अंदर बैठा हुआ है सर्कल के पॉइंट के बीच में, वो जो बनाएगा, तो उसके लिए तो स्ट्रेट लाइन होगी ना, अगर वो ऑब्जर्व करेगा चारों तरफ उसे घूमते हुए। मेरा क्वेश्चन समझो, मैंने ये पूछा है, जैसे देखो ये पार्टिकल यहाँ है, यहाँ से देख रहा है, तो मान लो पहले यहाँ देखा, थोड़ी देर बाद यहाँ चला गया, तो वो ऐसे देखेगा, तो ये एंगल बन गया, तो ये तो वो एंगल है जो बन गया।
इस एंगल के डायरेक्शन क्या है, जैसे इसकी कोई वैल्यू होगी, मान लो हम कह रहे हैं 30 डिग्री है, 30 डिग्री, बट वो जो 30 डिग्री है उसकी डायरेक्शन किधर है, बिकॉज दैट 30 डिग्री टैंजेंट किधर होगी। टैंजेंट जो भी होगा। अब देखो मैं यहाँ क्या लिखने वाला था, थीटा ओमेगा एंड अल्फा आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स। इनको हम क्या कहते हैं भाई, एक्सियल वेक्टर्स, ठीक, बिकॉज दे ऑल हैव directions towards तो नहीं लिखना चाहिए, या ऐसे लिख लो, ठीक है, along the axis of circle, या along the axis बस समझो, ठीक है, तो कई बार ये सर्कल पूरा बनती नहीं है, तो along the axis तो सबको पता है आई थिंक कि अगर ये सर्कल है तो इसका एक्सिस क्या होता है, सेंटर से जो होकर लाइन गुजरती है, ठीक है, जो लाइन इसके सेंटर से होकर के गुजरती है वो भी ऊपर या अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, मतलब इसके परपेंडिकुलर जो लाइन गुजरती है उसी को हम बोलते हैं एक्सिस। इनके साथ यही दिक्कत है, थीटा ओमेगा अल्फा की डायरेक्शन हमेशा एक्सिस के अलॉन्ग होती है और इसीलिए इनको क्या कहते हो, एक्सियल वेक्टर्स, ठीक है। बट एक दिक्कत है कि जो इसका एक्सिस होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, बाहर या अंदर, कौन बताएगा। क्या चीज? क्या सर रिपीट करते सर? ये जो सर्कल है, इस सर्कल का जो एक्सिस होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, बाहर या अंदर। बाहर। तो तो देखो दोनों तरफ नहीं होगी वो तो क्या होगा, सर, अंदर बाहर नहीं होगी। फिर किधर होगी, अगर ये सर्कल बन रही है तो इसकी एक्सिस तो हमारे हिसाब से ऐसे होनी चाहिए, ये जो परपेंडिकुलर है यही तो होएगा एक्सिस, बोलो एक्सिस वो तो क्लॉकवाइज डिपेंड करेगा ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये जो सर्कल बन रही है ना, पहली बात समझिए, ये जो सर्कल बन रही है, इस सर्कल की एक्सिस मतलब ये जो सेंटर से जो पास होती है लाइन होती है परपेंडिकुलर, इसी को हम कहते हैं एक्सिस, इस सर्कल का एक्सिस। बट इस एक्सिस की डायरेक्शन हम किधर लेंगे, बाहर या अंदर, तो ये डिपेंड करता है कि ये पार्टिकल कैसे घूम रहा है। इस तरीके से घूम रहा है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो डायरेक्शन कोई और होगी, और अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो डायरेक्शन कोई और होगी। लाइन में होगी, दो डायरेक्शन इसमें पॉसिबल है, एक बाहर और एक अंदर, तो इन दोनों में से कौन सी डायरेक्शन लेनी है ये डिपेंड करता है कि ये पार्टिकल घूम कैसे रहा है, ठीक है, ये पार्टिकल जो है वो घूम कैसे रहा है। तो देखो यहाँ पे एक काम कर लेना, लिख लो, मैं फिर बताता हूँ। मैं ऐसे ही पूछ रहा था कि कितने लोगों को आता है, ये बात नहीं आता है तो अच्छी बात, मैं सारी सीखा दूंगा। फिलहाल थीटा ओमेगा अल्फा आर कॉल्ड द एक्सियल वेक्टर बिकॉज़ दे ऑल हैव डायरेक्शंस अलोंग द एक्सिस। ये हो गया पहला पॉइंट, ठीक। अब यहाँ पे हम लिखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या है, डायरेक्शन ऑफ थीटा इज ऑलवेज टुवर्ड्स, चलिए नोट करिए भाई, डायरेक्शन ऑफ थीटा इज ऑलवेज, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ थीटा इज ऑलवेज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ towards the axis which is given by curling right hand fingers। बात ये है, ठीक है, देखो बात क्या है, इसमें एक्सिस की डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक्सिस की डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करोगे, कर्लिंग राइट हैंड फिंगर्स, राइट हैंड के फिंगर्स को जब आप कर्ल करोगे, ठीक है, जैसे ये पार्टिकल घूम रहा है उस तरीके से कर्ल करना है। तो लाइक ये जैसे राइट हैंड हुआ, इस राइट हैंड का ये वाला जो पॉइंट है वो सेंटर पे चिपका लो, और उसके बाद फिंगर को आप ऐसे घुमाइए जैसे वो पार्टिकल घूम रहा है। तो जब ऐसे घुमाओगे तो जो थंब की डायरेक्शन है वो किधर जा रही है, बाहर। तो जिधर थंब की डायरेक्शन होती है दैट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, और जिधर एक्सिस होगा उधर ही क्या होती है, थीटा, ठीक है भाई। थीटा की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है, अलोंग द एक्सिस, मतलब कि अलोंग द एक्सिस नहीं लिखा है बल्कि यहाँ पे टुवर्ड्स द एक्सिस लिखा है, ठीक है। जिधर जिधर एक्सिस की डायरेक्शन होगी उधर ही थीटा की डायरेक्शन होगी। आप ऐसे कह लो ना,
राइट हैंड को कर्ल करने से किसकी डायरेक्शन आती है? थीटा की। बात खत्म, है ना? डायरेक्शन ऑफ थीटा इज गिवन बाय कर्लिंग राइट हैंड फिंगर्स। राइट हैंड फिंगर्स को कैसे कर्ल करना है? फिर से बता दे रहा हूँ, इस पॉइंट को सेंटर पे रख लो, फिंगर्स को घुमाओ। कैसे घुमाना है? जैसे वो पार्टिकल घूम रहा है, जैसे वो पार्टिकल घूम रहा है, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो क्या बताएगी? एक्सिस की डायरेक्शन को बताएगी, या यूं कह लो थीटा की डायरेक्शन को बतलाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको या कोई डाउट है? बोलो बोलो बोलो, बात समझ में आ गई क्या? जी सर। चलो इसको नोट कर लो जरा। नोट कर लिया गया यहाँ पर? यस सर। जी सर। तो यहाँ पे मैंने एक बात लिखी नहीं है, वो आप अपने तरीके से लिख लेंगे। फिंगर्स कैसे घुमाना है? अलोंग द रोटेशन ऑफ पार्टिकल, थंब रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ थीटा, है ना? यहाँ पे क्या लिखना है? पूरा लिख लिया करो यार खुद से। क्या मैंने बोला? लिखो अभी, मैंने जो बात बोली है उसको खुद से लिखो। क्या बोला मैंने? फिर से बोलता हूँ, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, ब्रैकेट में लिखो इसको जल्दी से, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट along the rotation of particle, curl the fingers of right hand along the rotation of particles। अंतरिक्ष क्या हुआ? साउंड आ रही है मेरी? यस सर, अब आ रही है। ये कुछ है नहीं, जो पढ़ा रहा था उसी को मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है, जल्दी से इसको नोट कर लो। दूसरा पॉइंट दिख रहा होगा, दूसरा पॉइंट जो दिख रहा है इसको लिखना बाद में, पहले जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखो। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मैंने को क्या लिखना है, इतना जगह छोड़ दो और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखो, लिखो कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड along the rotation of particle, curl the fingers of right hand along the rotation of particle, then thumb represents direction of theta, then thumb represents direction of theta। ठीक है, तो थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ थीटा को बताएगा। बताओ भाई, इस डायग्राम में थीटा की डायरेक्शन किधर होगी? बोलो। सर बाहर की तरफ, आउटसाइड। यस सर, अपवर्ड। एग्जांपल नीचे लिखिए, ये जो नीचे लिखा है ना इसी का एग्जांपल लिखो। एग्जांपल, मान लीजिए कोई पार्टिकल ऐसे है, यहाँ पे घूम रहा है यूं ऐसे, तो यहाँ पे बोलना कि थीटा जो है, थीटा इज आउटवर्ड्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो फिंगर्स को कर्ल करोगे, थंब आएगा बाहर, तो जो बाहर की डायरेक्शन होगी वो थीटा की डायरेक्शन होगी, तो थीटा भी हो गया आउटवर्ड्स। ठीक है, तो इस डायग्राम में पार्टिकल अगर यूं घूम रहा है तो थीटा हो गई आउटवर्ड्स। दूसरा अगर मैं डायग्राम बनाऊं, जैसे मान लो दूसरा डायग्राम अगर मान लीजिए हमारे पास ये है और इसमें पार्टिकल हमारा यूं घूम रहा है, तो यहाँ पे क्या करोगे कि along द रोटेशन कर्ल करोगे फिंगर्स को, तो थंब जा रहा है अंदर, तो थीटा इज इनवर्ड, थीटा इज इनवर्स। ठीक है, तो थीटा हमेशा अंदर की तरफ यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे बाहर। अब कोई ये ना रटेगा कि क्लॉकवाइज है तो अंदर और एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर, ऐसा नहीं रटोगे। क्यों? क्योंकि ये बातें काम नहीं आएंगी। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिपेंड करता है कि किसी भी चीज को देखा कहाँ से जा रहा है। मैं इस डायग्राम को हमेशा ऐसे ही बनाऊंगा जरूर नहीं, कई सारे सवाल होंगे जो 3D में बनेंगे, तो वहां पे आपको तकलीफें होने लगेंगी। बस ये समझना है कि हाथ को घुमाने आना चाहिए। ठीक है, अगर आपने फिंगर्स को कर्ल किया उसके बाद थंब जिधर गया, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ थीटा। बात यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ लें, बोलो। जी सर। यस सर। यस सर। अब ये सेकंड पॉइंट के बाद हम लोग लिखते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे मैंने थीटा की डायरेक्शन आपको क्लियर करी। पॉइंट नंबर 3 में आपको ओमेगा की डायरेक्शन क्लियर करूंगा। देखो ओमेगा की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है? तो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज ऑलवेज along the direction of
along the direction of change in angular displacement, change in angular displacement, angular displacement मतलब क्या चीज, d थीटा, ठीक है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि देखो ओमेगा का फार्मूला क्या था, d थीटा बाई dt, तो भैया ओमेगा पे वेक्टर लगाओगे तो यहाँ d थीटा पे वेक्टर लगाना पड़ेगा, तो जो डायरेक्शन d थीटा की होगी वो डायरेक्शन ओमेगा की होगी। मैं थीटा की डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, d थीटा की डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। ये वेक्टर का सब्ट्रैक्शन होगा ना यहाँ पे, तो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करोगे जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। तो ओमेगा की डायरेक्शन और थीटा की डायरेक्शन सेम होती है ऐसा नहीं है, ठीक है। जिधर थीटा चेंज होगा उधर ही होगा ओमेगा की डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या है कि अल्फा के डायरेक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आप यहां से समझ गए होंगे कि अल्फा की डायरेक्शन कैसे आएगी। आंसर है डी ओमेगा बाई dt, जब फार्मूला था तो यहाँ ओमेगा पे वेक्टर लगाओगे तो यहाँ पे अल्फा पे वेक्टर लगाना पड़ेगा, यानी जिधर डायरेक्शन होगी चेंज इन ओमेगा की उधर ही डायरेक्शन होगी अल्फा की। तो ये बस थ्योरेटिकली रखिए, प्रैक्टिकली इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम आगे देख लेंगे, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज गिवन बाय क्या, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन ओमेगा। बट एक बात आपको बताएं, सारे वेक्टर जितने भी आए हैं ना, इन सबकी डायरेक्शन या तो बाहर है या तो अंदर है, या तो बाहर है या तो अंदर है, इसीलिए इनको एक्सियल वेक्टर्स कहा जाता है। पार्टिकल घूमता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी है, बट इन सारे वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है, अलोंग द एक्सिस, या तो ठीक ठीक अलोंग द एक्सिस या जस्ट अपोजिट टू द एक्सिस, ठीक है। तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर्स बोलते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जरा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करते हैं। चलिए यहाँ पे जरा कुछ बातें हम लोग और समझते हैं। इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन किसे कहते हो, ऐसा मोशन जो सर्कल बनाए, कोई ऑब्जर्वर है और उसे कोई पार्टिकल की मोशन कैसी नजर है, सर्कल में नजर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो सर्कुलर मोशन के लिए कुछ फार्मूले और भी हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये है, हमारे पास कोई सर्कल और कोई पार्टिकल लेट के यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, ये पार्टिकल जो है वो ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर से खड़े होकर के हमने देखा और ये यूं ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो पार्टिकल जो चल रहा है इसकी कोई वेलोसिटी होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो ये है टेंजेंशियल वेलोसिटी, से आप v मान सकते हैं। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी इस रेडियस के परपेंडिकुलर है, ध्यान देना, ये है रेडियस और ये रेडियस की क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। यहां से अगर हम खड़े होकर के देखेंगे तो डेफिनेटली ये पार्टिकल एंगल बनाता हुआ मेरे को नजर आएगा, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है वो ध्यान देना, ये वेलोसिटी क्या है, v परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर भाई, रेडियस के परपेंडिकुलर, देखो है ना, ये रेडियस वेक्टर हो गया और ये रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गया। रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा किधर लोगे, टुवर्ड द रोटेटिंग पार्टिकल, ये सेंटर हो गया ना जहां से देख रहे हो, तो रेडियस वेक्टर किधर हो जाएगा, टुवर्ड द रोटेटिंग पार्टिकल, ये हो जाएगा वेक्टर r, रेडियस वेक्टर, ठीक है। रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर, पार्टिकल ऐसे घूम रहा है। अब यहाँ पे कुछ एक फार्मूले में आपको नया देना चाह रहा हूँ, वो क्या है देखना जरा ध्यान से। थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल देखो तो आगे पहुंच चुका होगा, लेट की यहाँ पे पहुंच चुका होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस टाइम पे, जो भी ये टाइम है, मान लो t इक्वल टू 0 है या मान लो टाइम t है, और यहाँ की टाइम इस टाइम की जस्ट आगे वाली टाइम है, इस टाइम की जस्ट आगे वाली अगर टाइम है तो ये पार्टिकल बहुत दूर तो नहीं गया होगा, बहुत जरा सा गया होगा। और अगर बहुत जरा सा गया होगा तो जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत जरा सा अगर गया होगा तो मतलब यहां से यहां तक गया होगा, लाइक ये सेंटर, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। ये इतना सा जो पार्ट चल के गया, इसकी ये रेडियस वेक्टर थी, ये जो पार्ट जो ये चल के गया, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये लेंथ है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे पार्टिकल यहां से यहां जो चल के गया, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। मगर यहाँ जो ये एंगल बना रहा है, इसी को हम क्या बोल रहे थे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया एंगल, ठीक है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को आप क्या लिख सकते हो, dr लिख सकते हो। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, dr, यानी ये जो हमको यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ नजर आ रही है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, dr, ठीक है। इसको हम एक काम करते हैं, कैपिटल R बना देते हैं, ठीक है। ये dr है, dr का मतलब रेडियस नहीं है, वो ध्यान देना, सरकमफ्रेंस पे चली हुई लेंथ है,
और बहुत छोटी है इसलिए उसको लीनियर बोल रहे हैं क्योंकि वो लगभग सीधा नजर आएगी अगर ये दोनों पार्टिकल पॉइंट बहुत पास पास है तो। ठीक है, ये है यहाँ पे रेडियस। अच्छा, टाइम तो लगी ही है यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, सबको पता है। देखो ये हो गया। अगर मैं केवल छोटा सा सेगमेंट इतना देखूं तो देखो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस एक फार्मूला होता है, पढ़ा है किसी ने? बोलो, एंगल इक्वल टू, Yes, sir. जी सर। ठीक है, एंगल इक्वल Yes. आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एंगल मतलब ये थीटा और आर्क का मतलब क्या थी? ये dr, dr डिवाइड बाई रेडियस। रेडियस को क्या लिख दिया? r। dr का मतलब यहाँ r परपेंडिकुलर लिख देते हैं, या एक काम करो, सुनो, इसको लिख दो dl, dl लिख दो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, बात खत्म। बस ये ध्यान रखना कि ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो रेडियस के क्या है? परपेंडिकुलर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट और रेडियस दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो मैंने क्या यूज किया? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और इसे मैं डिस्प्लेसमेंट के जैसे अगर ट्रीट कर रहा हूं तो ये बहुत छोटा है dl, dl परपेंडिकुलर। dl परपेंडिकुलर क्यों? क्योंकि वो रेडियस के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो dl परपेंडिकुलर डिवाइड बाय r करोगे तो क्या निकल के आएगा? थीटा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये देखो, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ये क्या चीज है भाई? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक छोटा सा रिलेशन क्या बोल रहा है ये कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर है इसके लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई रेडियस। स्पेस कम है इसलिए मैं दो लाइनों में लिख रहा हूं, आप छोटी एक एक लाइन में लिख लेंगे। देखो, थीटा बराबर dl परपेंडिकुलर डिवाइड बाई r। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर शब्द मैं कई बार बोल चुका हूँ, पता नहीं सुनाई दे रहा है कि नहीं लोगों को, है ना? ये dl जो है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट जो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है भाई, तो एक फार्मूला आपको ये समझना है, ये भी होता है। मतलब कई बार आपको ऐसा होगा कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट देके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देकर के लीनियर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, तो हमें इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। ओके, अब एक काम करते हैं, सुनना ध्यान से। मैं इसी को अगर दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दूं, कौन सी टाइम? जितने टाइम में वो यहां से यहां पहुंचा था, वो टाइम क्या होगी? dt। भाई यहां से लेके यहां तक जाने वाली टाइम क्या होगी? dt, काफी छोटी होगी। मैं अगर उस dt से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो ध्यान से देखना क्या आएगा। देखो इधर, सुनो एक मिनट, एक काम कर लेते हैं, मैं इसको डी थीटा लिख दूं तो कोई दिक्कत है किसी को? बोलो, मैं अगर इसको डी थीटा लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत है क्या? डी थीटा क्यों लिख रहा हूं ये पूछो। डी थीटा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, तो जब ये बहुत छोटा है तो इसको डी थीटा लिखो ना भाई। थीटा क्यों लिख रहे हो? इसको डी थीटा लिखो, यहाँ पे डी थीटा, क्योंकि थीटा का मतलब फिर वो बहुत बढ़िया क्लियर नहीं होता कि कितना है, छोटा है कि बड़ा है। मैं बात इंस्टेंटेनियस की कर रहा हूँ। इंस्टेंटेनियस है तो ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग होती है, राइट? बड़े इंटरवल में आप एवरेज निकालते हो, सबको पता है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस रिजल्ट्स, तो इसलिए उसको क्या लिख दिया? डी थीटा। ठीक है वही बात। डी थीटा का मतलब क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट? और वो हो गया अपना लीनियर डिस्प्लेसमेंट। चलो यहाँ आ जाओ। मैं अगर इसको दोनों तरफ ही थीटा के dt से अगर मैं डिवाइड कर दूं, दोनों ही तरफ dt से क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं, तो ध्यान से देखना जरा, डी थीटा बाई dt, और यहाँ पे भी अगर टाइम से डिवाइड dt से डिवाइड करोगे तो 1 बाई r को कर लो अलग, और यहाँ लिखो dl परपेंडिकुलर डिवाइड बाई dt। dl परपेंडिकुलर डिवाइड बाई dt, मैंने क्या किया? दोनों तरफ dt से डिवाइड किया। dt क्या चीज है? वो टाइम जितने टाइम में वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा। कोई बता सकता है कि ये dl बाई dt क्या होगा? बोलो, ये dl बाई dt क्या होगा? वेलोसिटी। हाँ बिल्कुल, ये dl बाई dt होगा, ये v परपेंडिकुलर होगा, v परपेंडिकुलर। देखो ना, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखा है भाई, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या देता है? वेलोसिटी देता है। बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट के अलाउंग था, तो ये वेलोसिटी भी कौन देगा? टेंजेंट वाली ही देगा। टेंजेंट वाली मतलब जो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, तो इसलिए हम इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं। अच्छा, ये डी थीटा बाई dt क्या होगा? बोलो जरा, डी थीटा बाई dt क्या है? कोई बोल रहा है मेरे को? ओमेगा। हाँ, ये ओमेगा है। अच्छा एक बात बताओ, ओमेगा या डी ओमेगा?
सर ओमेगा। ये ओमेगा होगा, डी ओमेगा नहीं होगा, क्योंकि याद करिए पीछे फार्मूले में जाकर के डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज बेसिकली ओमेगा, चेंज इन ओमेगा थोड़े होता है कि उसे डी ओमेगा लिखोगे, ठीक है। तो इसे लिखोगे ओमेगा, एंड ओमेगा बराबर यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये आएगा v परपेंडिकुलर डिवाइड बाई आर, v परपेंडिकुलर डिवाइड बाई आर, किसके परपेंडिकुलर, जो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। तो ओमेगा का पीछे मैंने एक फार्मूला निकाल के दिया था आपको d थीटा बाई dt, ओके। ओमेगा का ये दूसरा फार्मूला भी निकाल के मैंने दिया, ओमेगा बराबर v परपेंडिकुलर डिवाइड बाई आर, मतलब अगर हमें रेडियस पता हो और परपेंडिकुलर वेलोसिटी पता हो रेडियस के, तो हम इससे भी निकाल सकते हैं क्या चीज, ओमेगा। एक तीसरा फार्मूला भी देता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। तीसरा फार्मूला ये है कि अगर मैं इसको दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर दूं, मतलब ओमेगा का मान लो चेंज डिग्री करूं, तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान सुनना इधर, अगर यहाँ ओमेगा चेंज होगी तो यहाँ पे v चेंज होगा, जैसे पार्टिकल यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कुछ और है, यहाँ पे मान लो पहुंच गया उसकी वेलोसिटी कुछ और हो गई। कई बार ऐसा होता है ना कि सर्कल में घूम रहे हैं और स्पीड बार बार चेंज हो रही है, उस केस में क्या होगा, यहाँ की स्पीड कुछ और है, यहाँ की स्पीड कुछ और होगी, तो क्या होगा, यहाँ की ओमेगा कुछ और होगी, यहाँ की ओमेगा कुछ और होगी। तो अगर मैं इधर बात करूं तो मैं इसी फार्मूले को जब ध्यान से देखो क्या लिख सकता हूं, डी ओमेगा बराबर डीवी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई आर। क्या मतलब, अगर इधर आपने वेलोसिटी का चेंज लिया तो इधर आपने ओमेगा का चेंज ले लिया, क्या तकलीफ है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये रेडियस सेम है। बट अगर इधर वेलोसिटी चेंज कर गई टेंजेंशियल वाली, तो इधर पे क्या चेंज हो जाएगी, ओमेगा, इधर ओमेगा को चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद मैं अगर ये इसको दोबारा dt से डिवाइड करूं तो क्या बनेगा, देखो जरा, डी ओमेगा बाई dt इक्वल टू 1 बाई आर को करो इधर, और ये हो जाएगा डी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई dt। ये डी ओमेगा बाई dt को क्या लिखते हो, बोलो बोलो, डी ओमेगा बाई dt को क्या लिखते हैं भाई, अल्फा, एंगुलर एक्सीलरेशन। बिल्कुल, एंगुलर एक्सीलरेशन, इसको अल्फा लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा, एंड अल्फा इक्वल टू, अच्छा dv परपेंडिकुलर डिवाइड बाय dt का मतलब जानते हो क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, a परपेंडिकुलर डिवाइड बाय r। तो ये तीसरा रिलेशन है, a परपेंडिकुलर का मतलब वो एक्सीलरेशन जिसने इस वेलोसिटी को चेंज किया, ठीक है। परपेंडिकुलर शब्द का मतलब ऑलवेज जो रेडियस के परपेंडिकुलर है, बात उसकी करी जा रही है। तो मैंने तीन फार्मूले यहाँ पे और दिए, 1 2 और ये 3, तो ये 3 फार्मूले हैं। कोई दिक्कत है किसी को, बताओ, मैं और अच्छे से बता सकता हूँ, और भी डिटेल में जाके बता सकता हूँ, बट उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है किसी को तो बताओ। आ गया सब। चलो ठीक है, तो इसको नोट करो फटाक से जल्दी से। तो कर लिया नोट, बोलो। यस सर। चलो ओके, अब जो है एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं। आप कहोगे इतने देर से जो कर रहे हैं इसका टेस्ट का कोई यूज भी है? अब बहुत ज्यादा यूज है, बहुत सारे सवाल अब एक साथ हो सकते हैं, बट कुछ एक मेरे को साफ करना पड़ेगा उसके बाद। जैसे मतलब मैं एक दो बातें याद रहूं, जैसे अगर मैं आपसे कहीं ओमेगा पूछ दूं, मैं अगर कहीं पे क्या पूछ दूं, ओमेगा, तो ओमेगा निकालने के लिए हमारे मन में दो सवाल आने चाहिए, या तो मेरे को डी थीटा बाई dt निकालना होगा, ठीक है, और इसका मतलब है थीटा का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। मैंने डिफरेंशिएशन अभी कई सारे लोग इसमें नहीं पढ़े हैं, इसलिए मैं इस पे कोई सवाल अभी नहीं बनाने वाला। बना सकता हूँ एट द टाइम, कुछ नहीं करूंगा, थीटा का फंक्शन ले लूंगा, टाइम के रिस्पेक्ट में ओमेगा पूछूंगा, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, आंसर मिलेगा, काम खत्म। दूसरा ये हो सकता है कि ओमेगा या तो मैं यहाँ से पूछ दूं कि v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय r से करके हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से बातें हो सकती हैं। एक दो बातें मैंने बीच बीच में बता दिया है, जैसे रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा किधर लेनी है, टुवर्ड्स द रोटेटिंग पार्टिकल। ये देखो ध्यान से, रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन किधर ले रहे हो, जिधर ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है। वेलोसिटी वेक्टर की तो डायरेक्शन आपको समझ में आती है, उसमें कोई तकलीफ की बात नहीं, ठीक है। अब जरा सा देखना, एक छोटी सी बात मैंने वेक्टर में पढ़ाया था आपको,
देखते हैं कितने लोगों को याद है। मेरे को एक बात बताओ कि अगर मान लो कि एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे है, मान लो दूसरा वेक्टर ऐसे है, ठीक है, और लेट की यहाँ पे एंगल बना है 30 डिग्री, कुछ भी है, ये वेक्टर है ऊपर, ये वेक्टर है ऐसे, ये ए और ये बी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी? 180 minus 30. हाँ 180 150. minus 30. बिल्कुल 180 माइनस 30। जिन लोगों को वेक्टर नहीं आता वो ध्यान दे भाई, यहाँ पे 30 डिग्री इन दोनों के बीच का एंगल नहीं होगा, हमें इस लाइन को आगे बढ़ाना होगा, उसके बाद ये वाला एंगल होगा ए बी के बीच का। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि देखो दो वेक्टर के बीच का एंगल तब निकलता है जब दो वेक्टर का एक ही पॉइंट पे या तो हेड से हेड जुड़े या तो टेल से टेल। एक वेक्टर होता है तो इसका ये हेड कहलाता है, ये टेल कहलाता है, तो या तो वेक्टर ऐसे जुड़ जाए तो ये हेड से हेड जुड़ गया, तो ये एंगल जो दिख रहा है छोटा वाला, दैट इज द एंगल। मान लो ये 60 डिग्री है तो आप कहोगे 60 डिग्री दोनों के बीच का एंगल है। अगर मान लो मैं ऐसे दे दूं कि एक वेक्टर ऐसे एक वेक्टर ऐसे हो, मैं कहूँ कि एंगल 30 डिग्री है, तो आप कहोगे कि इन दोनों के बीच का एंगल ये क्या है, 30 डिग्री। बट मैं कह रहा हूँ कि नहीं, एक वेक्टर मैं ऐसे दे रहा हूँ, दूसरा ऐसे, तो यहाँ देखो दोनों का क्या जुड़ रहा है, देखो यहाँ दोनों का टेल से टेल जुड़ रहा था, इसलिए करेक्ट आंसर वही है जो दिख रहा है। यहाँ दोनों के बीच में क्या जुड़ रहा था, हेड से हेड जुड़ रहा था, इसलिए करेक्ट आंसर वही है जो दिख रहा है। यहाँ दिक्कत इस बात की कि एक का हेड जुड़ रहा है, दूसरे का टेल जुड़ रहा है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो किसी एक वेक्टर को आगे प्रोजेक्ट कर दो और फिर वो बचा हुआ एंगल देख लिया करो, क्योंकि जब आप आगे प्रोजेक्ट करोगे तो देखो इन दोनों का यहाँ पे टेल से टेल जुड़ जाएगा, तो ये बचा हुआ एंगल हमारा आंसर हो जाता है, राइट। ये अगर 30 डिग्री है तो ए और बी के बीच का एंगल ये होगा 180 माइनस 30, ये ऊपर वाला होगा जो कि कहीं ना कहीं 150 डिग्री होगा। 150 डिग्री इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जिन बच्चों ने वेक्टर नहीं पढ़ा है, क्या ये बात समझ में आई? बोलो। यस सर। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए ये तरीका है कि दोनों का हेड से हेड या दोनों का टेल से टेल जोड़िए, उसके बाद बात करिए। अब देखिए इस पे क्या क्वेश्चन हो सकता है। वही पहला एग्जांपल, लेट कि हमारे पास ये ऐसे जा रहा था, पहले यहाँ पे और यहां से उसको हम देख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे था और उसके बाद थोड़ी देर बाद ये चलते चलते यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, थोड़ी देर बाद जो है वो चलते चलते यहाँ पे पहुंच गया और इसकी स्पीड आपको पता है कि इसकी स्पीड यहाँ पे दे रखी है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, और इसको ये जोड़ने वाली लेंथ होगी, इसको जोड़ने वाली ये क्या होगी, ये लेंथ होगी, और ये लेंथ की वैल्यू भी मैंने दे दी। मान लो ये लेंथ है कितना, 10 मीटर, 10 मीटर है, ठीक है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट पी है। क्वेश्चन क्या लिखिए, मैंने ये एंगल भी दिया है, ये एंगल है 37 डिग्री, 37 डिग्री एंगल दे रखा है। क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड आउट इन द गिवन डायग्राम, फाइंड आउट angular velocity in the given diagram, find out angular velocity of the particle p with respect to point O, with respect to point O। ठीक है भाई, डायग्राम बना लो सब लोग। यानी हमें बताना है कि जब ये पार्टिकल यहाँ पे है तो इस पार्टिकल का इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। देखो मैंने एंगुलर वेलोसिटी क्यों पूछा है, क्योंकि जैसे ही यहाँ इसको देखेगा जब ये बंदा, तो ये एंगल तो बनाता हुआ नजर आएगा ही आएगा, तो सीधी बात है कि इसको कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी नजर आएगी, तो वो एंगुलर वेलोसिटी हमने पूछ दिया। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब यहाँ पे कितना जल्दी जल्दी एंगल बदल रहा होगा जब ये देखेगा, राइट। जब ये देखेगा तो क्या देखेगा, यहाँ पे कितना तेज एंगल बदल रहा होगा, वही मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। तो पार्टिकल पी की पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में मेरे को क्या बताना है, एंगुलर वेलोसिटी। क्वेश्चन सबने लिख लिया क्या? यस सर। चलो, अगर क्वेश्चन लिख लिया तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, जरा सोच के बताइए। हमने दो फार्मूला बताया था, ओमेगा बराबर डी थीटा बाई dt, पहला फार्मूला बताया था, और दूसरा बताया था ओमेगा बराबर v परपेंडिकुलर बाई r। कौन सा लगाएंगे? दूसरा वाला लगाओगे, बहुत बढ़िया, दूसरा वाला लगाओगे। इसमें रेडियस कौन है यहाँ पे, मतलब इस पार्टिकल को जब यहां से देख रहे हो तो रेडियस कौन बनेगा?
अरे रेडियस कौन बनेगा? ये ओपी वाली लाइन या मान लो ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है ये रेडियस बनेगी। कौन बनेगा रेडियस? सर ओपी। हाँ बिल्कुल ओपी बनेगी, सीधी बात है। सर्कल में भी जब हम घुमा रहे थे कर रहे थे, सर्कल में घुमा रहे थे तो भी यही कर रहे थे कि पॉइंट को हमने उससे सेंटर से जोड़ दिया तो जो बना वो रेडियस है। तो अगर पार्टिकल यहाँ है, सेंटर यहाँ है, ये सेंटर जैसे ही तो वर्क करेगा। तो अगर इसको जोड़ दोगे तो ये ओपी यानी कि 10 इज द रेडियस। अब हमारे पास ये फार्मूला है, क्या मैं ऐसा करूं कि अच्छा आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा ये डिफरेंशिएट हो पाए इसके लिए मैं काम करता हूँ, इसको कर लो 20 क्योंकि ये भी 10 ये भी 10 दोनों डेटा मैच कर रहा है तो कल के दिन में आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको 20 कर लो ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ कि दोनों में कब कहाँ क्या लिख रहे हैं, राइट। चलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि ओमेगा बराबर v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय r कर दो। मगर एक बात बताओ, v परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या लिखोगे? क्या हम इसको लिख दें 20 डिवाइड बाय 10 एंड आंसर इज 2 रेडियन पर सेकंड? इज इट करेक्ट और नॉट? बोलो क्या ये सही है? बोलो बोलो। मैंने लिखा v बाई r, ये दे रखा है इसका v 20 मीटर पर सेकंड, ये रहा r, तो मैंने क्या किया? इसको 10 से डिवाइड कर दिया, आंसर इज 2। सही है कि गलत है? जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। नो सर, V परपेंडिकुलर नहीं है R से। बिल्कुल ये गलत है। अब जो सुपरफिशियली बच्चे पढ़ते हैं ना वो यही करते हैं, इनको बस यही दिखता है कि v बाई r ये परपेंडिकुलर जो मैं शुरू से चिल्लाते हुए आ रहा हूँ वो सुनाई या दिखाई नहीं देता, राइट। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अच्छा क्या सही है? परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। कैसे कैसे परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकलेगी? तो देखो सीधी बात है, ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी किसकी होनी चाहिए? किसके परपेंडिकुलर? रेडियस के परपेंडिकुलर, यही होना चाहिए ना, रेडियस के परपेंडिकुलर। अब एक चीज सोचो, ये है रियल वेलोसिटी, हमें चाहिए इसका वो कंपोनेंट जो रेडियस के परपेंडिकुलर। रेडियस आपको ये दिखलाई दे रही है, तो रेडियस के परपेंडिकुलर इसका एक कंपोनेंट बना लो, यानी एक कंपोनेंट बना लो ऐसे। आपको कंपोनेंट डिवीजन वेक्टर में सिखा चुका हूं, ठीक है। इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट बनाओ ऐसे। हमको जानबूझ के ये परपेंडिकुलर बनाना है, मेरे को पता चल रहा है ना कि परपेंडिकुलर चाहिए कंपोनेंट, तो मैंने इसको परपेंडिकुलर बना लिया। अच्छा सोचो कि दो कंपोनेंट बनते हैं भाई, दो कंपोनेंट बनते हैं, एक अगर इधर बनाया हो तो दूसरा इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसके परपेंडिकुलर मतलब किधर? सीधा वो ऐसे हो जाएगा क्या? ऊपर की तरफ। देखो जरा ऊपर की तरफ होगा कि नहीं होगा? बोलिए। यस सर। अब एक चीज सोचो, अब ये कंपोनेंट की वैल्यू कितना है? तो देखो अगर ये एंगल अगर 37 दे रखा है, ये एंगल अगर 37 दे रखा है, इन दोनों में से कौन सा एंगल 37 होगा? ऊपर वाला नीचे वाला? बोलो बोलो। अगर ये एंगल 37 है तो इनमें से कौन सा एंगल 37 होगा? ऊपर वाला नीचे वाला? नहीं आता, कोई बात नहीं। पहले तो आप ये एक्सेप्ट करिए कि ये दोनों कंपोनेंट सही हैं, और ध्यान सुनना ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। ये जो है ऐसे आ गया तो दूसरा ऐसे आ गया। अब देखो ये 37 है, यहाँ कितना एंगल बना है? 90। ये एंगल कितना होगा बताओ? अच्छा 53। ये एंगल 53 होगा। अगर ये एंगल 53 है तो कोई जल्दी बताइए सामने वाला कितना होगा? 53। अब ये 53 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, ये ऊपर 53 है, तो ये नीचे वाला कितना होगा? 37। 37, ठीक है। तो ये हो जाएगा 37। यहाँ पे जो एंगल आएगा दैट विल बी 37। और अब सुनो, कंपोनेंट बनाने का तरीका क्या होता है कि जस्ट एंगल से चिपका हुआ कंपोनेंट कॉस में लिखते हो और जो दूसरा होता है उसे साइन में लिखते हो, यही बता रखा है। अगर आपने ये पहचान लिया कि 37 एंगल है तो इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? 20 cos 37, और ये ऊपर वाला कंपोनेंट कितना होगा? 20 sin 37। 20 cos 37, 20 sin 37, ठीक है भाई। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखनी है? 20 sin 37 की 20 cos 37? 20 cos 37। तो इसलिए ये जो भी लिखा था ये करेक्ट नहीं है, जो करेक्ट है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ओमेगा बराबर 20 cos 37 डिवाइड बाई रेडियस, रेडियस इज 10, यानी हमने वो वेलोसिटी लिया जो ये वाली है, मैंने ये वाली वेलोसिटी नहीं लिया। अच्छा लॉजिकली सोच के देखो ऐसा क्यों लिया? अगर आप इसको सॉल्व कर लीजिए आंसर मिल जाएगा। मैं सॉल्यूशन cos 37 की वैल्यू सबको पता भी बता देता हूँ। जो मेन बात है उसमें ये क्या है
सोच के देखिए कि इस समय जो मैंने एंगुलर वेलोसिटी निकाला उसमें ये वाली वेलोसिटी लिया, ना कि ये वाली। एक बात बताओ, ये दो कंपोनेंट आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्टिकल दो तरह से चलना चाहता है, एक उधर जाना चाहता है, एक इधर जाना चाहता है। अगर ये बंदा देख रहा हो और लेट कि ये कुछ नहीं हो रहा, पार्टिकल उधर जा रहा, तो क्या इसको मुंडी घुमानी पड़ेगी क्या? बोलो अच्छा, बोलो बोलो। नो इसका मतलब सीधा सा है, इसका मतलब सीधा सा है कि इस वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी में कोई रोल नहीं होता। आप अगर सोचिए ना, अगर पार्टिकल सीधा ऐसे चलता चला जाए और यहाँ से देख रहा हो, तो कहाँ इसको मुंडी घुमानी पड़ेगी? मतलब कि ये वाली वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में एसोसिएट नहीं हो रही है। कौन हो रही है एंगुलर वेलोसिटी में एसोसिएट? केवल ये वाली, क्योंकि ये है ऐसे। और अगर केवल ऐसे चलेगा तो डेफिनेटली उसको मुंडी घुमानी पड़ेगी। तो जो रियलिटी में फील होता है ना, वही यहाँ पे फार्मूले में लिखा जाता है और कुछ नहीं। तो ध्यान रखना, यहाँ v परपेंडिकुलर होता है, ये नहीं कि v डिवाइड बाय r। सर्कुलर मोशन में क्या होता है ना, सर्कुलर मोशन में जनरली ऐसा होता है कि हमेशा ही वो वेलोसिटी रेडियस के परपेंडिकुलर होती ही है, कोई दिक्कत आती ही नहीं है। देखो जरा, यहाँ वेलोसिटी टेंजेंट है, ये रेडियस परपेंडिकुलर, यहाँ वेलोसिटी टेंजेंट है, ये रेडियस परपेंडिकुलर। इसलिए सर्कुलर वेलोसिटी के लिए किताबों में सीधा सीधा लिखा होता है ओमेगा बराबर v बाय r। बट यहाँ वाली फार्मूला जब यहाँ लगाओगे तो फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि सच्चाई वहां लिखी नहीं है। हकीकत सर्कुलर मोशन में ऑलरेडी वो v क्यों रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए वो लिखा नहीं जाता। आप बुक उठा के देखिएगा, आपके पास जो भी बुक होगी उसमें यही लिखा होगा, ओमेगा इक्वल टू v बाय r। हमने क्या पढ़ा? ओमेगा बराबर v परपेंडिकुलर बाय r। और कितना बड़ा डिफरेंस है आंसर में, आप देख सकते हैं, राइट? तो ये बुक में और जो हम पढ़ते हैं उसमें डिफरेंस है। सारी बातें किताबों में एक साथ नहीं मिलती ना आपको, उसके लिए कई किताबें पढ़ो तब जाकर के समझ में आएगा। इसलिए ध्यान से क्लास को सुना करो भैया, जो कहा जा रहा है उसको किया करो। अगेन इसको सॉल्व करोगे तो क्या सबको ये समझ में आया कि मैंने 20 sin 37 20 cos 37 में 20 cos 37 ही क्यों लिया, 20 sin 37 क्यों नहीं? बोलो, बात क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। रही बात cos 37 की वैल्यू निकालने की, तो ये बात मैं सबको बता चुका हूँ। जो लोग बाद में आए होंगे क्लास ज्वाइन किए होंगे उनको नहीं पता है, तो मैं उनको बता देता हूँ। बाकी लोग अपना ध्यान रखें। देखो, बाकी लोग ध्यान सुनना भाई, जिन लोगों को नहीं आता। 37 एंड 53 स्टैंडर्ड एंगल होते हैं। इनके वैल्यूज को ढूंढने का तरीका होता है कि आपको ये ट्रायंगल याद होनी चाहिए। ये छोटी सी ट्रायंगल याद करो, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ बना लो 37, यहाँ बना लो 53। एक ट्रायंगल बनाओ ऐसे वाली, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे होगा, इन दोनों का सम 90 हो जाएगा। जो एंगल 37 होता है उसके सामने की साइड होती है 3, 90 के सामने का साइड होती है 5, और जो बच जाता है उसके सामने होता है 4। क्योंकि आपको पता है 5 4 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, मगर जब वो ट्रिपलेट की साइड्स बनाओगे ना तो एंगल ये बनते हैं 37 और 53। चलो ये जल्दी से खत्म करते हैं, फिर उसकी बात देखते हैं। यहाँ से जल्दी से बताओ भाई, इस ट्रायंगल को अगर याद रखोगे तो cos 37 की वैल्यू क्या आती है? cos थीटा बराबर बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ये 37 और 30 के लिए बेस क्या बनेगा? 4, हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा? 5। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ओमेगा बराबर 20 into 4 डिवाइड बाय 5, और यहाँ पे क्या लिख दो 10। तो ये 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, आंसर इज 1.6 रेडियन पर सेकंड। 1.6 रेडियन पर सेकंड इज द आंसर। बात समझ में आई सबको? बोलो, अंतरिक्ष वाली लाइन समझ में आई? यस सर। हमेशा 37 53 एंगल दिया जाए, sin cos tan कुछ भी निकालना हो तो इस ट्रायंगल को यूज किया करो। जल्दी से इसको नोट करो, फिर 2-4 क्वेश्चन देता हूं आपको होमवर्क के लिए।